इसमें हम लोग देखेंगे समीकरण दिए हुए होते हैं और पूछता है दिए गए समीकरणों के लिए ज्ञात कीजिए हल हैं या नहीं हैं। तो इन तीन प्रतिबंधों को हमें याद रखना है। A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और C1/C2 के बराबर न हो, समीकरण का कोई हल नहीं। अगर इस तरह से हो तो समीकरण का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल होगा। और अगर इस तरह से अगर तीनों बराबर हों तो अनेक हल होंगे। इसका मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पीछे हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ग्राफी विधि समीकरणों को हल करने के। और ये चौथी विधि है वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि में हमें सबसे पहले देखना होता है समीकरणों का हल है या नहीं है। यदि है तो उन्हें वज्रगुणन विधि से लगाया जाता है, यदि नहीं है तो वज्रगुणन विधि से नहीं लगाया जाता है। अच्छा, वज्रगुणन विधि होती क्या है? तो वज्रगुणन विधि में हमें सबसे पहले याद रखना है x, y और 1 इस रूप में लिख लेना है। 3 हमको क्रॉस बनाने हैं और इस तरह से बनाने हैं। और ये याद रखना है हमको हमेशा कि BCAB यानी BCAB हमको याद रखना है। BCAB क्यों? देखिए BCAB इस तरह से लिख लेंगे अगर हम, सूत्र बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। BCAB ऊपर नीचे 2 बार लिखना है, 3 बार आपको क्रॉस बनाने हैं, यह याद रखना है। फिर आपको x, y और 1 लिखना है, यानी x के नीचे आपका क्या आ जाएगा B1C2 का गुणा करना है, माइनस कर देना है क्या B2C1, यानी सूत्र मिल गया अपने आप से। फिर हमको y में क्या करना है y/C1A2 C2A1 इस तरह से रख देना है। फिर हमको 1 के नीचे क्या करना है A1B2 A2B1, सीधा सीधा सूत्र बनाना आसान हो गया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस तरह से हमको क्या याद रखना है BCAB जब हम याद करेंगे तो फिर इस तरह से हम सूत्र सीधा सीधा प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे सवाल दिया होता है, समीकरण दिए हुए होते हैं, 2 समीकरण दिया हुआ है, इस तरह से समीकरण हमारे पास है। तो समीकरण में सबसे पहले हमको क्या करना है A1 A2 B1 B2 ये सारे हमको याद करने हैं। यानी A1 माने जो x में गुणा करे, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। A2 माने जो दूसरे समीकरण में पहला हो x में गुणा करे, यानी ये 3 मिल गया हमको। इसमें चिन्ह सहित रखेंगे, B1 जो y में गुणा करे, B2 दूसरे समीकरण में जो गुणा करे, C1 जो अंक दिया हुआ हो अंतिम मतलब तीसरे नंबर का। इस तरह से हमें तीनों मिल गया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये तीनों मिल गए। अच्छा, इसमें हमको क्या देखना है, पीछे जो प्रतिबंध हम लोगों ने याद किया था, अगर पहले दूसरे और बराबर हो, यानी A1/A2 B1/B2 के बराबर हो और C1/C2 के बराबर न हो तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। यानी A1/A2 बराबर हो B1/B2 और बराबर न हो वह C1/C2। इस कंडीशन में क्या है, हमारा समीकरण का कोई हल नहीं। तो यहाँ हम सवाल में देख रहे हैं सभी हम रख दिए A1/A2, तुलना करेंगे। यहाँ पे हमेशा हम तुलना करेंगे, परीक्षाओं में अक्सर करके यह देता है तो तुलना करेंगे। तुलना करने पर देख रहे हैं कि ये पहला और दूसरा बराबर हो रहा है और तीसरा वो बराबर नहीं हो रहा है, मतलब इस प्रतिबंध पर आ रहा है, इसका मतलब हुआ समीकरण का कोई हल नहीं है। तो आगे हम वज्रगुणन पर नहीं लगाएंगे। अगर समीकरण का हल है तो वज्रगुणन पे हम लगाते हैं। दूसरा हम समीकरण लेते हैं, दिया हुआ है 2x धन y बराबर 5 3x धन 2y बराबर 8। इस तरह से भी A1 A2 इस तरह से निकाल लेंगे, या फिर समीकरण को या करके हम क्या करते हैं, जो इधर बराबर के रहता है कोई दिक्कत नहीं है, उसको उधर उठा ले जाएंगे, तो प्लस में रहता है तो माइनस में आ जाएगा, प्लस में रहे तो माइनस में, अगर माइनस में रहे तो प्लस में आ जाएगा। तो इस तरह से हमें सीधा सीधा समीकरण मिल गया। A1 A2 B1 B2 C1 C2 हम निकाल लेंगे और उसके बाद तुलना करेंगे। हम तुलना किए तो यहाँ देखेंगे क्या A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, रख के देख रहे हैं कैसे 2/3 बराबर नहीं हो रहा है 1/2, यहाँ से हम रख रहे हैं, इसमें मान रख के देख रहे हैं कि ये बराबर नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, हमने प्रतिबंध पढ़ा था कि जब A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 के तो क्या होता है, एक अद्वितीय हल होता है, यानी कि केवल एक ही हल प्राप्त होगा। तो वज्रगुणन में हम रखेंगे। अभी हमने देखा किस तरह से हम सूत्र बनाते हैं, तो हमें यहाँ सूत्र रख देंगे। सूत्र रखने के बाद क्या करेंगे, x/B1C2 B1C2 कहाँ से मिलेगा हमको, ऊपर हम B1C2 इस तरह से हम ज्ञात कर लिए। B1 है 1 हमारा, C2 है हमारा ऋण 8, यानी ऋण 8 और 1 का गुणा हुआ तो आ जाएगा हमारे पास ऋण 8। फिर B2C1 B2 हमारे पास है 2 और C1 है हमारे पास ऋण 5, यानी 2 से ऋण 5 में गुणा हुआ तो आया हमारा ऋण 10। इस तरह से अगर चिन्ह आ जाते हैं तो हम ब्रैकेट बना लेते हैं
फिर इसी तरह से दो y में भी रख देंगे, एक के नीचे भी रख देंगे। हल करके देखते हैं हम। ऋण 8, ये 2 ऋण हैं तो धन हो जाएंगे। इस तरह से हल कर लेंगे, धन ऋण है घटा लेंगे यहाँ पे, तो आ जाता है हमारा क्या, x/2 y/1 1/1। अमूमन ज़्यादा करके समीकरणों में हल करने पर हमें प्राप्त जो होता है, यहाँ 1/1 आ जाता है, तो x के नीचे जो हमारा मान आया हुआ हो वो x का मान होता है, y के नीचे जो मान आया हो वो y का मान होता है। जैसे x का मान 2 आया हमारा, तो x का मान 2 हो गया, x के नीचे y के नीचे 1 आया तो y का मान हो गया हमारा 1। अगर ऐसा नहीं आता है तो क्या कर देते हैं हम, इस तरह से बारी बारी से हम रख के पक्षांतर करके गुणा करके देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 1/1 ना आया हो तो क्या करते हैं, जो भी चीज़ आया हो जो भी चीज़ आया हो उसको रख के पक्षांतर करके हम गुणा करके देख लेते हैं। जो हमारा x का मान आएगा x का मान और y का मान हो जाएगा।